अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, 6 पुलिस एहलकार और एक राहगीर शहीद हो गया। और दूसरी जानब अगर ईरान की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो सूरत हाल दिन ब दिन मखदूश हो रही है। अंदरूनी हालात भी इस वक्त डिस्टर्ब हो रहे हैं। ईरान के वहाँ मुजाहरों का सिलसिला जारी है और बैनुल अक़वामी सतह पर भी देखा जाए तो अमरीका और इसराइल के साथ बराह रास्त तसादम की भी बात हो रही है। ईरान की अंदरूनी सूरत हाल में मुजाहरे, हिलाकतें और फिर मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी, इस तरह की सूरत हाल पैदा है ईरान के अंदर। इन्हीं दोनों मामलात के ऊपर हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब और अब्दुल हमीद गुल साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को जिस वक्त केपी में चल रही है? दिन ब दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है और अब ये जो वाक़या ताज़ा तरीन हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक के अंदर के बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका हो गया, 6 पुलिस एहलकार और एक राहगीर शहीद हो गया। तो आप ये सिक्योरिटी की सूरत हाल केपी में किस तरफ जाते देख रहे हैं? सर, केपी में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो तो आपको पता है कि अभी से नहीं बल्कि पिछले 20 साल से बहुत मखदूश है और उसमें इन 2 सालों में बहुत इजाफा हो गया। और उसका इजाफा खास तौर पे उस टाइम फ्रेमवर्क में हुआ है जब अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करके और वो वहाँ पे हथियारों का जखीरा छोड़ के वापस अमेरिका गए और वो उन्होंने हथियारों का जखीरा इंटेंशनली छोड़ा था। सही। उनका ये मकसद था, उनका ये एम था, उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हथियार और उनकी उनकी ये विजन था, उनकी ये लिंकेजेस थे कि ये हथियार जाके उन दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लगेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तबाही बना दी। कि अमेरिका पाकिस्तान को कभी स्टेबल देखना तो नहीं चाहता। आप चाहे अरे आप ट्रम्प की जितनी तारीफ करते रहे या ट्रम्प को जहाँ उठाते रहे, बल्कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दे डू नॉट वांट कि पाकिस्तान के अंदर एक अटमोस्ट स्टेबिलिटी आए बिकॉज वो उनके ऑब्जेक्टिव को सूट नहीं करता है। और इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि ट्रम्प बारहा कहता रहा कि मैंने 7-8 जंगे रुकाई, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अब वही ट्रम्प है जिन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया, वही ट्रम्प है जो ईरान पे अटैक करने के लिए खड़ा हुआ है। तो आप ध्यान में सवाल नहीं उठता कि ट्रम्प जो इतना कि पीस के नाम पे आया था कि मैं दुनिया में अमन कायम करूं, वो इस वक्त क्या क्यों ये सब कुछ कर रहा है? तो याद रखिएगा कि हमेशा अमेरिका के अंदर एक पीछे बैकग्राउंड में एक इवल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक जो है ना वो डीप स्टेट है जो प्रेसिडेंट को घसीटती है और प्रेसिडेंट को मैनिपुलेट करती है या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनिपुलेट, पूरी पॉलिटिकल पावर को मैनिपुलेट करती है कि किस तरह चीजों को लेके चलना है। हालांकि अभी देखिए कांग्रेस ने जो है ट्रम्प की जो पावर्स है टू इनिशिएट वॉर इन वेनेजुएला, उसके ऊपर 49-54 से जो है कांग्रेस ने उसकी मुखालफत कर दी। तो लेकिन उसके बावजूद वो ईरान को कड़ियां देता जा रहा है, बदमाशियां करता जा रहा है। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ आज हो रहा है वो भी कुछ हो रहा है। इसके अंदर 100% अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो आप रूल आउट नहीं कर सकते। उसके अंदर इंडिया और अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ जाहिर, दैट इज द राइटिंग ऑन द वॉल। और वो बारहा खुद कह चुके हैं, अजीत कुमार डेविल ने बड़ा फ्रंट पेज पे आगे कहा था, उसने जब अपने लोगों को एड्रेस करा था, उसने कहा था पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप कर रहे हैं दे आर नॉट रिलीजियसली मोटिवेटेड, दे आर मर्सिनरी। हम उनको पैसे देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाएंगे और वहां धमाके भी कराएंगे और सब कुछ कराएंगे। तो टांक में जो कुछ हुआ, बिजनौर में जो कुछ हुआ, बाजोड़ में जो कुछ हो रहा है, वो इसी ओवरऑल जो इतना ये सिनेरियो है जो नेक्सस चल रहा है अफगानिस्तान, उसका नतीजा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी दरअंदाजी आपने देखा, कोई 8 तश्कीलें हैं जो पाकिस्तान हिट कर चुका है, पाकिस्तान आर्मी हिट कर चुकी है पिछले 2 महीनों में, और जो राइट ऑन दी बॉर्डर हिट की गई थी। अभी 1 हफ्ता पहले एक तश्कील हिट की 40 लोगों की, जिसमें रात का वक्त था, जिसमें 20 जो थे वो मारे गए थे और 18 के करीब जो जख्मी थे। ठीक है तो बात जी, ठीक है, ये चीजें तो चल रही हैं और जारी रहेंगी जी, ठीक है। इसी का रिफ्लेक्शन आपने टांग के अंदर देखी। जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो ऑपरेशन तो बेताशा शुरू किए हुए हैं, अभी तिनात में भी नक्ल जी, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि ये टांक जैसे जो वाकयात होते हैं इनके तनाजर में कि क्या ये जो दहशतगर्दों के नेटवर्क हमारे अंदर इतने मजबूत हैं और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हम इन नेटवर्क को तोड़ें?
एक होती है जो आउटराइट फ्रंटल वॉर होती है, जैसे फ्रंटल वॉर आपने बॉर्डर के ऊपर लड़नी है, एक तरफ आप है, दूसरी तरफ आर्मी है, दूसरी आप उससे लड़ सकते हैं। एक ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर या अनकन्वेंशनल जो सिस्टम होता है ना, ये जिसको आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, इसमें जो दहशतगर्द है वो आपके अंदर ही मौजूद होता है। अब पाकिस्तान के अंदर कितने अभी तक आप देखिए इलीगल अफगान महाजरीन है जो रह रहे हैं, और वो बाकी उनके बहुत सारे ऐसे सेंटर, ऐसे नेक्सस, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो कलेक्टिवली रहते हैं, यानी 8, 10, 20, 25 फैमिलियां एक ही जगह रही, वो उनके वो एरियाज हैं जहाँ पे ये दहशतगर्द बना। एक चीज है। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जितने ये बारहा ये चीज आई, ये फितना वारिस या फितना हिंदुस्तान के लोग जो है ये मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें अगर आपने देखा कि परसों मेरे ख्याल 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान का एक मदरसा है, उसमें मौलवी सुल्तान थे, उसके पार बम का धमाका किया गया। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि वो जो लोग हैं वो उस न सिर्फ ये कि कॉमन पब्लिक या सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्कि अब वो सिविलियंस और इस किस्म के लोगों के खिलाफ भी आना शुरू हो गए जो मस्जिदों में, ये कहां से लोग आ रहे हैं? सही सही जी बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुझे प्रोग्राम में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, दोबारा फिर से ये एक वाकया हो गया जिला टांक में, बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, 6 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जो है वो शहीद हो गया। आप ये केपी में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं? बहुत अफसोसनाक वाकया है। उसमें एक एडिशनल एसएचओ जो है वो शहीद हुए, 6 एहलकार टोटल शहीद हुए, और टांक जो इलाका है ये सारा वो इलाका है जो पुराना फाटा कहलाता था। अभी भी जो है इसके हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं है। जो हुकूमत ने इनसे वादे वईद किए थे उस वक्त की हुकूमत ने, वो उन्होंने जो है वो पूरे नहीं किए। 100 बिलियन उन्होंने देना था जो वेलफेयर के हवाले से, जो लोगों की जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सोशल फैब्रिक को बेहतर बनाने के लिए, जो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ बलूचिस्तान में, क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है दहशतगर्दी का शिकार? नहीं, बलूचिस्तान में भी इक्वली दहशतगर्दी चल रही है, और वहां भी तकरीबन दोनों सूबों में 74% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। अब इस सिलसिले के अंदर सूबाई हुकूमतें ताउन नहीं करेंगी। मैं तो हैरान होता हूँ कि एक तरफ जो है वो तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, कालदम करार दिया जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसे वाकयात किए जो उनको नहीं करने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब एक हुकूमत है जो मुस्तकिल 9 मई जैसे घिनौने वाकयात हैं उसके अंदर शामिल होती है। चीफ मिनिस्टर की तस्वीरें जो है वो फॉरेंसिक के साथ आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो है आप जो है वो उनके खिलाफ कोई अमल नहीं होता। ये बातें जो है यकीनन फिर ये बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो जन्म देती हैं, जिससे जो है वो अवाम के अंदर मेरे ख्याल में एक और सोच जो है वो पैदा होती है। ये मुनासिब रवैये नहीं है। तो इस टाइम पे जो बुनियादी चीज जो करने वाली है वो यही है कि ये दहशतगर्दी के वाकयात आप और मैं रोजाना, और मेरे ख्याल में कई शो हम इस बात पे कर चुके हैं दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन हर बार हम यही कहते हैं जी अफगानिस्तान को हो गया, फिर फितनतुल ख्वारिज हो गया, फितनतुल हिंदुस्तान हो गया। बात यह है कि हमारे हाथ किसी ने बांधे में है, हमें जो है वो किसी ने जो है वो मजबूर किया है। अगर आप इसी तरीके से बैठ के लोगों के थप्पड़ खाने के लिए बैठे में हैं तो फिर तो रोजाना आप रोजाना ही प्रोग्राम करेंगे और हम रोजाना ही उसके बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। ये है कि अब हमें टिट फॉर टैट की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। हमें दुनिया, अगर दुनिया नहीं करती, हमने दुनिया नहीं करती, देखिए अभी नहीं करते, पर फिर वो हमारी मदद नहीं करते, हमारी माली मुआवनत नहीं करते, हमारी तो खुद से करना होगा। बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। बिल्कुल आपकी बात, वो मरने के लिए छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, जी ठीक जो है वो आपको बढ़ के जवाब देना पड़ेगा ऑफेंसिवली, और अगर आप ऑफेंसिवली नहीं किलाबंद होके अगर आप लड़ते रहे तो फिर ये तो शहादतें रोजाना के हिसाब से होंगी। और दुश्मन जो है, अब आप देख लें कि तकरीबन 1,30,000 फौज है जो इस टाइम पे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो 1200 किलोमीटर बॉर्डर है उसके ऊपर लगी हुई है, और वहाँ मेरे ख्याल में जो 11 कोर की कामयाबियां हैं और जो उनकी कुर्बानियां हैं, एफसी की कुर्बानियां हैं,
जी, वो किसी बिल्कुल। से ढकी छुपी नहीं सही कह है, रहे और हैं, उस पे हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और सही। हमें फख्र भी है। जी, बिल्कुल ठीक लेकिन है। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि दहशतगर्द कितने हैं, रोजाना बढ़ते चले जाते हैं, सही। रोजाना आते रहते हैं। 3000 के करीब दहशतगर्द है, रोजाना उनमें इजाफा होता है। वहां अमेरिका जो है वो बकायदा उनको जो है वो आप देख लें, अभी शिगार रिपोर्ट को ही पढ़ लें तो जी, तकरीबन 18 बिलियन डॉलर तो उनको दे चुका है। जी, बिल्कुल सही कोई कह रहे कभी हैं। वो IMF के प्रोग्राम के ठीक तहत, है। कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ठीक है। तहत, ठीक कभी है। जो है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जी, डेवलप ठीक है। करने के लिए। जी, भाई ठीक। एक तरफ तुम अमेरिका उसको दहशतगर्द मुल्क कहते हैं, दूसरी जानिब उसको जो है 18 वो बिलियन सपोर्ट डॉलर भी कर रहा है, 4.5 बिल्कुल। साल के जी, अरसे में बिल्कुल। देता है। सिर्फ 2025 की जी, पहली ठीक है। छमाही के अंदर उसने जो है वो 120 मिलियन डॉलर उसको अफगानिस्तान को पकड़ा दिए। सही। तो दहशतगर्दों को और क्या चाहिए कि जी, एक तरफ बिल्कुल तो वो ठीक कह रहे हैं, दहशतगर्दी भी कर बिल्कुल। रहे हैं मदद से, जी, दूसरी जी। जानिब जो है वो पैसे भी बटोर रहे हैं और पाकिस्तान की जो है वो मुश्किलात में इजाफा फरमा रहे हैं। सही। ये तमाम चीजें जो है ये यकीनन बहुत मेरे ख्याल में जी, इनके बिल्कुल ऊपर ठीक है। जी, बहुत बिल्कुल तलब ठीक है है और अब्दुल्ला फिर अमीर गुल साहब, खैबर बातचीत का। पख्तूनख्वा की। जी, बिल्कुल ठीक है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप सुन रहे थे जैसे अब्दुल्ला अमीर गुल साहब कह रहे हैं कि कब तक हम इस दहशतगर्दी का सामना करते रहेंगे, हमें आगे बढ़ना होगा और इस के मुकम्मल खात्मे के लिए इकदाम करने होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक्शन प्लान कहाँ चला गया और किस तरफ हम इकदाम करें, किस तरह के इकदाम करें कि दहशतगर्दी से हमें निजात हासिल हो सके? मैं तो बड़े अरसे से आपसे कह रहा हूँ और ये चीज है कि जिस वक्त तक हम दहशतगर्दों के ठिकानों को हिट नहीं करेंगे, सही, उस बेसिस तक नहीं पहुंचेंगे जहां से ये चीजें एमिनेट होती है, सही, उस वक्त तक अगर हम ये समझते हैं कि इस दहशतगर्दी की अफरियत का खात्मा हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचिए, हमेशा जब थ्रेट परसेप्शन में आप जाते हैं तो ये इवेल्युएट करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां से किसी भी मुल्क के ऊपर, रियासत के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, टारगेट के ऊपर हमला हो सकता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि अमेरिका डबल गेम हमेशा खेलता रहा, अभी भी खेल रहा है। सही। सिगार रिपोर्ट की अभी उनकी आप एक रिपोर्ट होती है जो इंटेलिजेंस असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट होती है, तो उसमें विक्टिम ऑफ टेररिज्म के नाम से अभी ये रिपोर्ट जारी हुई है, उसका पेज 7 उठा के पढ़े। उसमें वही कहता है कि जो अफगानिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत का हुकूमत के TTP के साथ लिंक्स है, यहाँ पे दाइश के साथ भी उनके लिंक है और वो अफगान गवर्नमेंट उसके अंदर मुलव्वस है। इसके बाद कौन सी ऐसी चीज रह जाती है? हमने बारहा बातचीत करके देख ली, हमने बातचीत ट्राइलेटरल भी कर लिया, बायलैटरल बिल्कुल कर ली। पाकिस्तान क्या सिर्फ इसलिए रह गया कि यहाँ पे रोजाना शांतें हों और हम बैठ के उसकी बिल्कुल 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 यही बात कह रहे हैं अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आपकी बिल्कुल ठीक है। आपको जाना है, अब टांग पे जो बेचारे पुलिस वाले शहीद हुए वो KPK के अंदर वाक़ है ना। बिल्कुल। तो ये कहना कि KPK टांग दहशतगर्दी से नहीं लड़ा, आई थिंक कि उन लोगों की वो जो लोग आज शहीद हुए हैं ना, उनको बेइज्जत करने के मुतरादिफ है। सही, वहां पे रिपीटेडली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें फौज भी शामिल है, जिसमें FC भी शामिल है, जिसमें पुलिस शामिल है, पुलिस के ऊपर कितने पुलिस के थानों पे हमले हुए, चमकनी में देखिए, बन्नू में देखिए, यहाँ रिपीटेडली वहां पे पुलिस वाले हैं जो बिलोंग करते हैं KPK से, वो अपनी जानों का नजराना पेश सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं। जहां ऑपरेशन करना होता है फौज ऑपरेशन कर रही है, सही। ने जहां ऑपरेशन अभी के कोई पिछले हफ्ते में 3 जगह हुए हैं, सही, बाजोड़ में हुआ है जी बिल्कुल, जो जहाँ पे वो जाके लोकल्स को बुला के, मिश्रान को बुला के उनसे बातचीत सही, तो वो सारे KPK से ही बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, करके तो नहीं आए। सही सही। बेसिकली ये आर्मी और काइनेटिक ऑपरेशन साथ इट हैज टर्न्ड इनटू अ पीपल्स वॉर। सही। तो हमें लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर आपसे अफगानिस्तान के अंदर से सारा एमिनेट हो रहा है और ये आपके साथ ये डबल गेम जारी रहेगी, इसलिए कि अभी आज तक इस हफ्ते भी इस अमेरिकन जो है वो हर हफ्ते उनको पैसे दे रहे हैं अफगानियों को। इसके बाद एक और गल्फ कंट्री का भी नाम आया था, जी बिल्कुल, वो भी उनको अल्लाह शरीफ सही कि जी करते रहो, ये हम खड़े। तो जी बिल्कुल इन टोटलिटी इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमको चीजों को देखना है। दूसरी बात ये नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तो सबने अमल करना था ना, बलूचिस्तान ने भी, KPK ने भी, जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमतों ने भी इसके पे अमल करना था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक सूबाई हुकूमतें भी जो है काइनेटिक ऑपरेशन के साथ साथ नहीं खड़ी होंगी तो इस मसले का हल नहीं हो सकता। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि जब तक हम उन ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, उनको नीस्तो नाबूद नहीं करेंगे जहां से ये दहशतगर्दी और
ओरिजिनेट होती है, हम मुज़ाकरात से या इस तरह के किसी छोटे मोटे जो इक़दामात हैं, इससे ये मुमकिन नहीं है कि हम दहशतगर्दी से बाहर निकल सकें। तो आप क्या समझते, क्या वक्त आ गया है कि अब हमें बाकायदा तौर पर जंग करनी चाहिए और वो जितने भी अड्डे हैं चाहे अफगानिस्तान में कहीं भी, उनका किला कमा करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो मौका आप गंवा चुके हैं। आपको दुनिया जो है उस टाइम पे मदद दे रही थी और आप मेरे देखिए, वो जब अफगानिस्तान ने हमला किया उस टाइम पे बेहतरीन हमारे पास टाइम था, हमें मालूम था, उनके ठिकाने भी मालूम थे, हमें सारे उनके जितने भी की एलिमेंट्स थे वो हमारे इल्म में थे। हम उस टाइम पे मेरे ख्याल में काफी हद तक हमने उसके ऊपर वार किया भी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस अंदाज में हमें मुकम्मल जो है वो वी शुड हैव गॉन फॉर द किल, वो शायद हम नहीं जा सके। अब दुनिया जो है जाहिर है, अब वो तो हमारे पास आर्टिकल 51 का सहारा था, यूनाइटेड नेशन का चार्टर बड़ा वाज़ेह है, इसके ऊपर हम अपना दिफा कर रहे थे और दिफा के अंदर हमें ठीक ठाक करना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने उसके अंदर जो है बस फिर ऐलान कर दिया और कहा कि जी अभी जंगबंदी हो जाए, उसके बाद अब वो आप इंतजार करें स्प्रिंग ऑफेंसिव का, जिसको नौरोज के बाद दोबारा वो जो है वो शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू करेंगे, क्योंकि जाहिर है भारत इसमें मुलव्विस है। भारत उनकी जो ग्राउंड फैसिलिटीज हैं उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दे रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल जो है अल्लाह न करे कि वो उनके पास मौजूद हों, लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि शैम्स जो है शैम 7 वो सरफेस टू एयर मिसाइल जो रूसी दौर का था वो उनके पास कुछ वहाँ डंपिंग में पड़ा हुआ था, जिनको मजीद अब जिसको कहते हैं कि रिफर्बिश करके जो है उनको दिया जा रहा है। इसी तरीके से उनके पास जो सैटेलाइट इमेजरी है वो फराहम की जा रही है, यानी कि हर चीज की जा रही है। असल में तो ये भारत है पीछे सच्ची जो बात बिल्कुल असल बात यही है, आप सही कह रहे हैं। और इजराइल और भारत जो है वो बड़े मकसद उनका वाज़ेह है और अमेरिका की उनको पुष्टपनाही हासिल, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका इन दोनों ममालिक के मुतालिक आप देखें ना, भारत के साथ वो दिफाई जो है मुआहदा भी कर लेता है 10 साल का, जिससे भारत जो है वो खित्ते के अंदर मजीद जो है वो तस्वीर पकड़ लेता है। अच्छा भला जो है वो उसको कॉर्नर कर दिया था, लेकिन अब जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा है। दूसरी जानिब जो है ज़बानी कलामी हमारी तारीफ की जाती है, अमली तौर पर अमली तौर पर वो डबल गेम हो रही है, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान की सूरत-ए-हाल की तरफ आते हैं। अंदरूनी सूरत-ए-हाल भी वहाँ पे खराब है, मुजाहरे चल रहे हैं, मामलात खराब हैं और बैरूनी सतह पर भी ईरान को जो है वो धमकियों का सामना है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान की अंदरूनी और बैरूनी सूरत-ए-हाल क्या है, कहाँ खड़ा है ईरान? जी, मैं एक चीज इससे पहले कहना चाहूंगा कि जो कुछ ईरान ने अमेरिका ने पहले या इजराइल ने पहले ईरान के अंदर कर दिया, या जो कुछ अभी वेनेजुएला के अंदर हो चुका है, इसने ये याद रखिएगा एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। और वो प्रेसिडेंट ये है कि अगर आज भी पाकिस्तान जाके उन ठिकानों पे हमला करता है जहाँ से 34 जो मैप आपने प्रोवाइड किया था और ये बताया था कि जी यहाँ पे आपके दहशतगर्दी के ठिकाने मौजूद हैं, किसी मुल्क ने कोई रिएक्ट नहीं करना, अमेरिका बिल्कुल नहीं बोलना, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इट हैज नॉट डाइड डाउन। दूसरी बात ये है कि अब वो अब जो ये ऑपरेशन है ये कॉन्टिन्यूसली जारी है। जैसे अब्दुल्ला ने कहा ना कि वो अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि भारत भी खड़ा है, भारत के अलावा अब जो कुछ हो रहा है उसमें उनको स्प्रिंग तक जाने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब ये चीजें जिस तरह चल रही हैं वो चल रही, वो पहाड़ों में जब बर्फ पड़ी हुई थी उससे अल्टरनेटिव रूट से वो आ गए, ठीक है। और उसके साथ साथ तो इसलिए अभी पाकिस्तान के साथ वो जो न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट ना, उसमें पाकिस्तान को सोचना नहीं चाहिए कि दुनिया कुछ नहीं, क्योंकि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से खड़े होके फायर करने मिसाइल्स का एक प्रेसिडेंट सेट हो गया और अमेरिका बहादुर ने सेट किया, तो कोई भी उसको फॉलो कर। दूसरी बात ये है कि जहां तक ईरान की आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कल रात तक जो थोड़ी सी वहां से खबरें आई थी उसमें जिस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है ईरान को, इस तरह वो चीजें हो नहीं रही, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये हो भी रहा है तो ईरानियन आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मोनार्की और रजा शाह पहलवी या किसी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सही। और उसके अंदर फॉल्ट लाइन मौजूद है, वो ईरान के अंदर फॉल्ट लाइन बहुत पुरानी फॉल्ट लाइन है, वहां पे डॉलर के बाद जो कुछ हुआ है या जो चीजें चल रही है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ईरान के अंदर
अपनी डिफेंसिव मिसाइल कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें, और फिर जरा ईरान के ज्योग्राफी को तो पढ़े, ईरान के माउंटेन्स को तो पढ़े कि वो उसको कितनी डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। वहां पे जो IRGC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, IRGC की जो कैपेबिलिटी, वो तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गेम जिस तरह चल रही है और ये जिस तरह थ्रेट दिया जा रहा है और ये जिस तरह को, वो चीज तो चलती रहेगी, लेकिन ईरानियन जो है वो इंसान, कोई ईरान कोई आज की कौम नहीं है, वो किसी पार्टीशन के नतीजे में वजूद में नहीं आई थी, वो एक हिस्टोरिकल कौम है जो आज होते ना, वो अपना फारिस के जमाने से वो चल रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों आपस में उस जमाने में भी लड़ा करते थे। जी बिल्कुल। वो चीजें जो है उसमें ईरान के अंदर अपनी इंटरनल डेप्थ है, प्रॉब्लम्स वहां पे हैं। अमेरिका चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, असल में इजराइल चाहता है, सही, उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये तो दुनिया में जो चीजें चल रही है ना, वो बुनियादी तौर पे ज़ियोनिस्ट जो दहशतगर्दी है ना, ज़ियोनिज्म की जो दहशतगर्दी है, जिसका शिकार, जिसके अंदर फेडरल रिजर्व भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। ट्रंप से बड़ा ज़ियोनिस्ट कौन है? ट्रंप सबसे बड़ा यहूदियों का बाप है। उसका जो सन इन लॉ है वो नेतन्याहू के साथ रह के 24 घंटे उठता है, नेतन्याहू उसके कमरे में ठहरता है जब अमेरिका आता है। तो ट्रंप से बड़ा यहूदियत पसंद और ज़ियोनिस्ट कौन है? कोई भी नहीं है। He is the biggest Zionist president in the world, and he can destroy the world on the pretext of Zionism। ये ज़ियोनिस्ट टेंडेंसी है और इस इलाके में वो हिंदुत्व के साथ मिल गई। जी बिल्कुल। मुसैद और रॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अफगानिस्तान। किसी जमाने में बदख्शा में उनका हेडक्वार्टर होता था, अब वो ज़ियोनिस्ट अपना मुसैद का और रॉ का हेडक्वार्टर इंडियन एम्बेसी के अंदर मौजूद है, काबुल में, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। जी बिल्कुल। ट्रंप इज फुल्ली इन्वॉल्व्ड इनटू इट। सही। तो ये नहीं है कि उसको किसी ने ड्रैग कर दिया। He doesn't want to see the Muslim world। वो Trump is working with Netanyahu on the plan of Greater Israel। सही। इसलिए इसमें जो कुछ हो रहा है ईरान के अंदर वो बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान भी उनको वो तमाम इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड करे जैसे पहले हुआ था, जो ईरान की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला बिल्कुल साहब जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि दुनिया जो एक ख्वाब देख रही है रिजीम चेंज का, ईरान के अंदर कोशिशें कर रही है, वहां पे जैसे मोसाद के जो एजेंट है वो भी पकड़े जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि गुंजाइश मौजूद है? रजा शाह पहलवी का जो नाम लिया जा रहा है, क्या वहां पे कुछ ऐसा मुमकिन हो सकता है या सिर्फ ये दुश्मनों के ख्वाब ही है? पहली बात है, जहां तक मैंने गैदर किया है, बहुत सारे लोगों से वहां बात भी हुई है और बहुत सारे लोगों ने बताया कि अगर कुछ हो भी तो रजा शाह पहलवी के नाम का कोई बंदा इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ईरानियन। सही। ये वो लोग हैं, मम्मी डैडी ईरानियन, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वो नहीं अल्ट्रा मॉडर्न टाइप लोग होते हैं, जो कंजर्वेटिविज्म के खिलाफ है, ये वो हैं जो ये प्रोपेगेट कर रहे हैं। दूसरा इजराइल है जो प्रोपेगेट कर रहे हैं, और अमेरिकन साहब जो है ज़ियोनिस्ट उनकी लैग पे है। और ट्रंप से बड़ा ज़ियोनिस्ट कौन है? वो नेतन्याहू का यार है। वो दुनिया पूरी को नेतन्याहू के साथ मिलकर तबाह करना चाहता है, और उसके अंदर ईरान जो है वन पार्ट ऑफ दैट प्लान। लेकिन अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं और आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं थ्रू दी कॉन्टैक्ट या किसी से बातचीत करके। सोशल मीडिया तो पता है चीजों को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है और चीजों को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कल हुआ ईरान गिरा और परसों ईरान गिरा। लेकिन ईरान इज अ वेरी, मैं ये समझता हूँ कि ईरान, मेरी नजर में, आई थिंक ईरान विल गो थ्रू दिस, सस्टेन कर जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बराह रास्त बढ़ती है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? साफ जाहिर है, हम ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 393 किलोमीटर का बॉर्डर आप शेयर करते हैं, तो साहब, और उसके अंदर सर बहुत अरसा रहा। अगर आपको याद हो कि अमेरिकन की नजर जो है वो गवादर पे भी थी, और उनकी नजर जो बलूचिस्तान के ऊपर भी रही, और बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें भी करते हैं, तो वो डायरेक्ट सेट आता है अगर वहाँ पे। लेकिन उसमें चीज ये है कि देखना ये है कि अगर आप देखिए ना, आप इस वक्त स्टडी कीजिए कि क्या अपना वेनेजुएला में रिजीम चेंज हो गया? वेनेजुएला में तो रिजीम चेंज नहीं हुआ। वहाँ तो पूरी हुकूमत काम कर रही है, और वहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो अभी तक तो कोई एक्सन मोबिल भी वहाँ पे नहीं गई है, कोई कंपनियां भी पे नहीं गई है। तो क्या अमेरिका ओवर, तो इस तरह क्या रिजीम चेंज करके आप किसको लेके आएंगे? आपको कहाँ से वो फ्लाई करेगा? क्या रजा पहलवी जो है वो ईरान में लैंड कर सकता है क्या? तो बात
बात यह है कि ये रिजीम चेंज पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, तो मेरा ख्याल ये है कि ये आई थिंक पर्सनली फील जो लोगों से बात हो रही है और वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि वहां पे जो कुछ आग लगाने के वाकयात बैंकों को और बाकी हो रहे हैं, देखिए मैं और आप अगर एक अनट्रेंड आदमी अगर किसी जगह को आग लगाना चाहे, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि तीली फेंकनी किधर है। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ये सारे ट्रेंड लोग हैं जो जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्टेशन को जला दिया, ये वो है जिनको इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है और इजराइल ने कहा है हमने ट्रेनिंग देके लोगों को लॉन्च किया, तो वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए इस्लाम के रिजीम को और उनको एलिमिनेट करना चाहिए। They should be hands in front of public, ताकि उन ईरानियंस को जो दरमियान में खड़े हैं उनको एक लेसन पहुंचे कि भाई ये देखो ये तो वो मुसैद की एजेंडा ईरान के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, ये चीजें वो हैं जो हमने कॉन्स्टेंटली स्टडी करनी है और करनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता को डायरेक्ट कहीं कॉन्फ्लिक्ट में दोबारा इसराइल, अमेरिका और ईरान आ जाते हैं तो ईरान को किस तरफ से सपोर्ट मुतवक्को है? क्या वो अकेले मुकाबला कर पाएगा या उसके पीछे फिर कोई दूसरे ममालिक रूस वगैरह या दीगर खड़े हो सकते हैं? खड़े होने चाहिए, मेरा ख्याल तो खड़े होगा, रूस ईरान के साथ खड़ा होगा और एक और ममालिक भी है वो अमेरिका को नहीं ईरान ही को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो सपोर्ट डिप्लोमेटिक हो या सपोर्ट आवाज के जरिए। साफ देने को अपने हथियार बेच के तो या तैयारे बेच के तो नहीं लड़ेगा वहां सही, लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी रशिया ने पहले भी उनकी मदद की है और रशिया कॉन्स्टेंटली करता भी रहा है। फिर वहां पे दूसरी तरफ अगर ईरान के अंदर कुछ होता है तो वो अबे यमन के हौतीज जो है वो बाबुल मंदब और उस जगह पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, आपको मैरीटाइम प्रॉब्लम्स होती है, हो सकती है मैरीटाइम इशू, जो इसीलिए तो इजराइल ने सोमालीलैंड को एक्सेप्ट किया है ना, दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो बिल्कुल कोने पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे आप बाबुल मंदब या रेड सी के कॉर्नर पे जाएं तो सोमालीलैंड उनको फेस करता है गल्फ ऑफ अदन। तो ये चीजें जो है उसमें तमाम चीजें जो है वो पॉसिबल है कि एक ब्लॉक जो है वो वजूद में आ जाए या चाइना भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अमेरिका डायरेक्ट तो नहीं आएगा, अमेरिका ने तो इनडायरेक्ट ही आना है थ्रू इजराइल, लेकिन मुझे वो वॉर का पैटर्न मुझे लगता है वही होगा जो पहले रहा है। तो अगर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी उन्होंने करनी है तो मिसाइल टेक्नोलॉजी तो अपना ईरान के बाद भी बहुत बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आता है ईरान का इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, तो ये चीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और क्या चीन कोई बैकअप देगा इस ईरान को? चीन अभी तो देखिए चीन जो है ना उसने एक पॉलिसी अपनी रखी है कि मैंने डायरेक्टली किसी कन्फ्रंटेशन में हिस्सा नहीं लेना और वो उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं ये 2030 तक तो हमने चाइना को इकोनॉमिकल बिल्ड करना है। अब तो इकोनॉमिकली बिल्ड करके वो दुनिया में क्या करेंगे जब तक मिलिटरीली वो इतना अपने आप को असर्टिव नहीं करेंगे, तो वो इकोनॉमिकली तो चाइना बहुत जगह इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना अब जो है इससे पहले भी ईरान की मदद करता रहा है और हो रहा है बार्टर ट्रेड के जरिए भी और ऑयल खरीद के भी और ऑयल के जरिए भी, ताकि जो सस्टेनेंस आई है चाइना के अंदर थोड़ी बहुत वो इसी ऑयल के जरिए, इसी बार्टर ट्रेड के जरिए, अदरवाइज तो ओपन मार्केट में तो अपना ऑयल नहीं सेल कर सकते। सही कह रहे हैं, तो बात ये है कि वो जो चीजें हैं इनडायरेक्टली डिस्प्यूट जो है वो जारी रहेंगी, लेकिन अगर फिजिकली आप देखते हैं कि उनके ट्रुप्स लड़ लेंगे, कोई जहाज आ जाएंगे, वो मेरा ख्याल पॉसिबल वो मुमकिन नहीं है। बैक एंड पे रह के कोई न कोई उसकी मदद कर सकता है चाइना। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन इसी के साथ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।